नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नई कहानी के बारे में। नई कहानी का जो समय है वो 1955 से 1963 का समय है। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेमचंद पश्चात युग, यानी कि प्रेमचंद युग के बाद। देखिए, हिंदी कहानी के इतिहास को हमने 3 भाग में पहले बांटा, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद प्रसाद युग और तीसरा जो था वो था उत्तर प्रेमचंद युग। अब उत्तर प्रेमचंद युग में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज की क्लास में नई कहानी के बारे में। इसका समय काल जो माना जाता है वो 1955 से 1963 के बीच का माना जाता है। जब हमने सबसे पहली क्लास की थी हिंदी कहानी के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। वैसे ही जब बात आएगी नई कहानी की, तो एक प्रश्न उठता है कि हिंदी की पहली नई कहानी किस कहानी को माने। इसके लिए अलग अलग विद्वानों में मतभेद होना लाजमी है, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में भी हमने देखा था कि हिंदी की कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी जाए, इस पर भी बहुत सारे चर्चा हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत क्या हुई। तो 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में एक विशेषांक निकला। इस विशेषांक का नाम दिया गया था नई कहानी विशेषांक। इसमें कुल 18 लेखकों की कहानियां थी और यहीं से हम कह सकते हैं कि नई कहानी का एक जन्म शुरू होता है। इनके प्रस्तावकों में बात करें कि नई कहानी के प्रस्तावक कौन हैं, तो 3 लोग प्रमुखता से याद किए जाते हैं। एक है कमलेश्वर, दूसरे हैं राजेंद्र यादव और तीसरे हैं मोहन राकेश। याद रखिएगा, राजेंद्र यादव के संपादन में एक किताब है जिसका नाम है एक दुनिया समानांतर, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में भी है। उसकी सारी कहानियों को अगले वीडियो में, जब हम नई कहानी से आगे बढ़ेंगे, तो सारी कहानियों के बारे में, किस कहानी में क्या है, जैसे हमने प्रेमचंद की कहानियों के बारे में देखा था, ठीक वैसे ही इसको भी देख लेंगे। बात करें अन्य प्रमुख कहानीकार कौन है नई कहानी में, तो कृष्णा सोबती मिलेंगी आपको, निर्मल वर्मा है, उषा प्रियंवदा है, अमरकांत है। इन सब की रचनाएं एक दुनिया समानांतर में, इन सब की कहानियां मौजूद हैं और हमें उन्हें भी पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में है। अब बात की जाए कि प्रवर्तक कौन है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, नामवर सिंह प्रसिद्ध आलोचक, इन्होंने कहा कि निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, याद रखिएगा हमारे सिलेबस में परिंदे भी है, ये भी हमें पढ़ना है एक दुनिया समानांतर में, यूपीएससी के सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो परिंदे जो कहानी है, इस कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं, जबकि बच्चन सिंह कुछ और मानते हैं। उनके हिसाब से मार्कंडे के द्वारा लिखी गई कहानी है, उस कहानी का नाम है दादी। ये कहते हैं कि दादी जो है ये हिंदी की पहली नई कहानी है। अब दो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पहला प्रश्न ये उठता है कि हम किस कहानी को हिंदी की नई कहानी माने। तो सबसे पहले आप याद रखिए, हिंदी की नई कहानी का प्रवर्तक हम निर्मल वर्मा को मानेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि परिंदे को पहली नई कहानी माने या दादी को पहली नई कहानी माने। ठीक है, तो अंततः सारे जितने भी विवाद हैं, मतभेद हैं, सबको हटाकर सर्वसम्मति से हम कह सकते हैं कि परिंदे जो है ये हिंदी की पहली नई कहानी है और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की ये कहानी हमारे सिलेबस में भी है, तो हम पहले मान लेते हैं कि परिंदे जो है वो पहली कहानी है, पहली नई कहानी है हिंदी की। अब प्रश्न उठता है कि ये कहानी तो चल ही रही थी, उत्तर प्रेमचंद युग चल रहा था, फिर ये अचानक से एक नया शब्द लेकर आ गए नई कहानी। क्यों नई कहानी, और अगर ये कहानी नई है तो किस मायने में नई है, और क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये इस एक नए तरह की कहानी का जन्म हुआ। सारे लेखक एक नई धारा में बहने लगे, एक नई तरह की कहानियां लिखने लगे। ऐसा क्या था, कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटी होंगी जिसके कारण एक नई विचारधारा, एक नए तरीके से लेखन में सुधार आया होगा या बदलाव आया होगा। तो सबसे पहले देखिए, नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं। अपने पुराने रचनाकार से हर रचनाकार नया होता है, तो ऐसे थोड़ी है कि किसी भी कहानी को नई कहानी कह दें। तो देखिए, नई कहानी कहने के पीछे उद्देश्य है कि पुराने समय में, यानी नई कहानी से पहले, 1955 से पहले, स्वतंत्रता से पहले जिस ढर्रे पर, जिस ढांचा पर कहानियां लिखी जा रही थी, उस ढांचे से, उस प्रचलित ढर्रे से अलग चल के कुछ नए तरीकों से, कुछ नए बिंबों के माध्यम से, कुछ नए तौर तरीके डेवलप हुए कहानी में। वो क्या डेवलप हुए वो भी हम देखेंगे इसी क्लास में। उसके कारण से इस कहानी को नई कहानी कहा गया।
अब परिस्थितियां क्या थी जिसमें ये नई कहानी और एक नए तरह के लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नई कहानी, नई कविता, नई आलोचना, नई समीक्षा, नया उपन्यास, ये सारी चीजें हैं, ये सब नवलेखन से जुड़ा है और लगभग स्वतंत्रता के बाद की ये सारी चीजें हैं। अब स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र होता है सन 1947, 15 अगस्त 1947 को। जब देश स्वतंत्र होता है तो लोगों के मन में, नागरिकों के मन में एक खुशी भी होती है इस बात को लेकर कि अब शायद सारा सिस्टम बदल जाए। लेकिन वास्तविक तौर पर लोगों को निराशा तब होती है जब उनके हिसाब से चीजें नहीं बदलती हैं। कोई भी सिस्टम अचानक से दिन रात में नहीं बदल जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अचानक से कार्य करने के तौर तरीके सब बदल दिए जाएं। ये नहीं, संभव भी नहीं था और वैसा ही हुआ भी। हालांकि ये आज भी नहीं संभव है। आप आज के समय में देखिए कि कोरोना महामारी में किस तरह की दिक्कतें जनता को झेलने को मिल रही हैं। एक तरह से हताशा और निराशा का माहौल क्रिएट हो रहा है। काफी लोग इसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर, अब हम आते हैं नई कहानी पे। तो स्वतंत्रता के बाद लोगों के मन में एक उम्मीद थी, वो उम्मीद थी स्वराज की, तो स्वराज तो मिल गया। फिर उम्मीद थी सुराज की। सुराज और स्वराज में अंतर है। स्वराज मतलब अपना राज और सुराज मतलब अच्छा राज। यानी कि ब्रिटिश के समय में जो दमन चलता था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए। रातों रात ये चीजें नहीं हो सकती थी और काफी समय के बाद भी ये चीजें उतनी अच्छे उम्मीदों पे लोगों की खरी नहीं उतर पाई। इसके कारण लोगों की उम्मीदें टूटी और लोगों का उम्मीद टूटने का मतलब है मोह भंग होना। मोह भंग समाज से होना, मोह भंग उस समय के सत्ताधीशों के से होना, उस समय के राजनेताओं से होना और तमाम सारी चीजें हैं इसमें। आप ऐसा समझिए कि आपका कोई सपना टूट जाए तो फिर जो दुख होता है, ठीक वैसा ही लोगों के मन में भी ये दुख हुआ कि उम्मीद उनके टूट गए और मोह भंग हो गया। अब एक तो चीज ये हुआ। दूसरी चीज ये होती है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो पहली सरकार बनती है भारत की, उस सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना, और जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनेगी तो लोग काम करने के लिए चाहिए होंगे और वो लोग कहां से आएंगे? तो गांवों से आएंगे। निश्चित ही उस समय भारत में शहरों की आबादी काफी कम थी, गांवों की आबादी अधिक थी। तो गांव से शहरों की तरफ पलायन होता है। इस पलायन का कारण होता है रोजगार प्राप्ति करना। अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने गांव छोड़ के शहर जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो यहां पर जब शहरीकरण होने लगा, शहर बनने लगे, शहरों में सुविधाएं होने लगी, पक्की सड़कें, बिजली, पानी, तमाम चीजें, उसके साथ साथ नौकरी, 2 वक्त का खाना लोगों को मिलने लगा। लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत हुई कि जो लोग गांव से शहरों में गए थे उनका जीवन अचानक से बदल गया। बदल इस सेंस में गया कि गांव में उनका एक समाज होता था, गांवों में बैठकी लगती थी, गांवों में वो एक अलग माहौल होता था जहां वो अपने दोस्तों के साथ घूम सकते थे, अपने खेतों में जा सकते थे, किसी के दरवाजे पर जाके बातचीत कर सकते थे, लोग मिलते थे, हाथ मिलाते थे, प्यार से प्रेम से रहते थे। शहरों में आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि शहरों का एक अपना अलग तरीका है, गांव का अलग तरीका है। शहरों में क्या हुआ? शहरों में दिक्कत ये हो गई कि शहरों में किसी से किसी को मतलब नहीं, ज्यादा मतलब नहीं तो अकेलापन आएगा। और अकेलापन जो है, ये मध्यम वर्ग जो काम करने के लिए गया, ये मध्यम वर्ग, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ सिर्फ मजदूरों की बात हो रही है, यहाँ उन मध्यम वर्ग की भी बात हो रही है जो कि किसी कंपनी या फैक्ट्री पर सुपरवाइजर या उससे बड़े पोस्ट पे हो। आप ऐसा समझ सकते हैं, मध्यम वर्गीय लोग, इनके अंदर अकेलापन आया और इस अकेलेपन का परिणाम हुआ कि इनके मन में ये सारी चीजें बैठने लगी। एक चीज ये। दूसरी, शहरों में इंडस्ट्रीज हैं तो शहरों का माहौल सही है, पैसा है तो शिक्षा भी मिलेगी और महिलाएं भी शिक्षित थी, होने लगी शिक्षित। और जब महिलाएं शिक्षित हुई तो उन्हें भी काम करना था, वो भी काम करने के लिए बाहर जाती थी। जब वो, यानी कि महिलाओं की स्थिति में एक सुधार देखने को मिला। जब महिला की स्थिति में सुधार होगा तो महिला अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझेगी और समझना भी नहीं चाहिए। तो जब महिला और पुरुष दोनों अपने आप को एक लेवल पे रख रहे हैं तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस होने लगे। ईगो क्लैशेस का मतलब मनुष्य जो मेल है उसको ये लगने लगा कि ये औरत या ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, वो कैसे बाहर जा सकती है, वो कमा के ला रही है, वो अगर अधिक पैसा कमा रही है तो उसका एक अलग दबाव है। तो इस तरह की चीजें लोगों के मन में बैठने लगी और महिलाओं की स्थिति में सुधार होने के कारण जो पुरुष थे उनके ईगो हर्ट होने लगा।
ईगो हर्ट होने से क्या होगा भाई, अब यहाँ पे महिलाएं निकली हैं तो वो बाहर रहेंगी तो उनका दिमाग खुलेगा, बुद्धि खुलेगा, हो सकता है वो दोस्त बनाए, हो सकता है उन दोस्त में कोई उनका पुरुष दोस्त भी हो, उनके साथ भी बातें करें, संबंध आगे तक भी जा सकते हैं जिससे विवाहेतर संबंध बन सकते हैं। और ये सारी चीजें होने लगी उस दौर में, और यही दौर था, यही वो परिस्थितियां थी जिसके कारण लेखकों का लिखने का तरीका बदला और उन्हें एक नया विषय मिला। वो विषय था मध्यम वर्गीय शहरी लोगों के अंदर का अकेलापन, और उसके साथ साथ महिलाओं के मन में चलने वाली बातें, महिला और पुरुष में होने वाले ईगो क्लैशेस और उम्मीदों के टूटने, एकाकीपन की कहानी। और इससे शुरू होती है नई कहानी की एक रास्ता, एक बनता है नई कहानी का, और नई कहानी इस पे आगे चलती है। इसके साथ साथ 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम जब पारित हुआ तो इसमें हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया कि अगर हिंदू महिलाएं चाहें तो वो तलाक ले सकती हैं। महिलाओं के पक्ष में आज भी बहुत सारे कानून हैं, तो उस समय भी ये कानून बना, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया कि महिलाएं तलाक ले सकती हैं। जब कोई महिला तलाक ले सकती है यानी उसके पास कानून की सुविधा हो गई, कानून से उसको एक संरक्षण मिला, कानून से मिले इस संरक्षण का फायदा उन्हें मिलेगा, और इसके कारण भी पुरुषों को फिर एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विवाहेतर संबंधों की संभावना, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि जब वर्क प्लेस पे महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो आकर्षण हो सकता है, और हो सकता है कि दोस्ती से आगे जाकर विवाहेतर संबंध भी बने, और ऐसी चीजें भी उस वक्त होने लगी। फिर एक चीज और प्रभावित करती है, वो है सार्त्र का दर्शन है अस्तित्ववाद का दर्शन। अस्तित्ववाद का दर्शन ये है कि मनुष्य अपने आप को अपने हिसाब से चलाए, अपने जीवन को अपने निर्णयों के आधार पर तय करे, कि उसके जीवन की दिशा और दशा जो है वो मनुष्य स्वयं तय करे, न कि परिस्थितियां तय करें, न कि कोई अन्य पुरुष तय करे या अन्य कोई महिला तय करे। यह है आदर्शवाद का, अस्तित्ववाद का सिद्धांत, सार्त्र का अस्तित्ववाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ये चीज देखिए, महिलाओं को नौकरी मिलने लगी, महिलाएं पुरुष में ईगो क्लैशेस होने लगे, अस्तित्ववाद का दर्शन यहाँ आता है कि अपने हिसाब से जियो, तो इसका प्रभाव भी पड़ा और लोग अपने हिसाब से जीवन जीने की तरफ प्रेरित हुए। तो इन परिस्थितियों में नई कहानी का उदय होता है। अब हम बात करें कि विशेषताएं क्या है, नई कहानी में क्या अलग है पुरानी कहानी से, क्यों आपने नाम दिया नई कहानी। नई कहानी में एक बात आती है भोगा हुआ यथार्थ, यानी कि वह दुख जो आपने स्वयं भोगा हुआ है, वह दुख जो आपने आपका खुद का भोगा हुआ दुख है। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में देखिए, लोगों को कोविड के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है। तो सांस लेने में वास्तव में दिक्कत क्या है, ये वो व्यक्ति ज्यादा समझेगा जिसने इस दुख को भोगा है, बल्कि वो व्यक्ति कम समझ पाएगा जिसने इस दुख को सिर्फ देखा हो। बिल्कुल सही बात है कि आप भी उस बात को समझेंगे, लेकिन उस लेवल पर और उतने यथार्थ में समझ लेना उसी व्यक्ति के लिए मुनासिब है जिसने वास्तव में इस दुख को भोगा हुआ हो। तो भोगे हुए यथार्थ की कहानियां, अब इसमें भोगा हुआ यथार्थ का मतलब ये नहीं है कि सारे लेखक खुद ही भोग रहे हैं और लिख रहे हैं, उन्होंने देखा। तो भोगा हुआ यथार्थ के साथ साथ देखा हुआ यथार्थ भी हम कह सकते हैं, एक विशेषता है इसकी कि उस समय जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से इन लोगों ने लिखा। इनकी कहानियों में, नई कहानी में क्या मिलेगा, शहरी मध्यम वर्ग की समस्या मिलेगी। शहर में जो मध्यम वर्ग है उसके एकाकीपन, उसके अधूरेपन और उसके अकेलेपन के में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो शहर से गांव से शहर आया है, उसे किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये इसमें देखने को मिलेगा। तीसरी बात है संबंधों का बिखराव देखने को मिलेगा। पति पत्नी का जो संबंध है वो उसमें बिखराव देखने को मिला। बिखराव देखने के पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि वही मैंने बताया कि वर्क प्लेस पे सारे लोग मिल रहे हैं, विवाहेतर संबंधों की संभावना, और पुरुष को यह बर्दाश्त न होना कि महिला उससे आगे कैसे निकल गई, उसके मेल ईगो का हर्ट होना, ये दिखाया गया है। नई कहानी की एक विशेषता ये है। नारी की स्थिति में बदलाव हमने डिस्कस कर लिया। विवाहेतर संबंध या तलाक, 1955 का जब एक्ट पास हो गया, हिंदू विवाह अधिनियम, इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं इसको, इसके बाद से विवाहेतर संबंध बनने लगे क्योंकि तलाक हो सकता था और ये सारी चीजें होने लगी। कहानी है एक सावित्री नंबर 2, ये कहानी धर्मवीर भारती की है। लंदन की एक रात, ये कहानी निर्मल वर्मा की है। और एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश की है। इन कहानियों में इन्हीं बातों का उल्लेख हुआ है, इसी विषय को उठाया गया है। अगली बात है कि प्रयोगशीलता। नई कहानी के जो लेखक हैं उनकी कहानियों में एक अलग तरह की प्रयोगशीलता देखने को मिलती है। वो अपनी कहानियों में नए तरह के प्रयोग करते हैं। ये नए तरह के प्रयोग क्या हैं भाई, अब ये समझते हैं हम।
देखिए नए तरह के प्रयोग शिल्प के आधार पर हम समझेंगे। पहले की कहानियों में प्रेमचंद से पहले की कहानी की तरफ आप बढ़िए। प्रेमचंद से पहले की कहानी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो प्रेमचंद पूर्व युग में उद्देश्य से संबंधित कहानियां होती थी। एक कहानी में लास्ट में एक सामाजिक संदेश आएगा, एक उद्देश्य आएगा कि हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी कोई ना कोई चीज आपको समझ में आएगी, कहानी का एक उद्देश्य होगा और कहानी पढ़ने के बाद पाठक के मन पे यह प्रभाव पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज एक कथानक होता था। और ये देखिए प्रेमचंद पूर्व की बात बताई, प्रेमचंद के युग में जब आप पाएंगे तो इन्हीं कहानियों का अर्थ हो जाएगा सामाजिक संदेश देना या मनोरंजन करना। अब हम बात करें घटनाओं की श्रृंखला, तो पहले की कहानियों में घटनाओं की एक सीरीज होती थी, ये घटना घटी फिर ये घटना घटी। अब यहाँ पे बदल गया, नई कहानी में कोई एक छोटी सी घटना है उस पर ही पूरी कहानी लिख दी गई। क्षणिक घटना पर, एक क्षणिक चीज पर पूरी की पूरी कहानी लिख दी जा रही है और कहीं कहीं तो समानांतर कथानक का प्रयोग किया जा रहा है। समानांतर कथानक क्या है? समानांतर कथानक का मतलब है कि एक्चुअल में मान लो एक हीरो है, एक हीरोइन है, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें चल रही हैं, तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि हीरो हीरोइन के बीच में ये हो रहा है, वो उससे गुस्सा है, ये है, नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। एक हम कहानी पैरेलली चला रहे हैं जो कि लोक कथा पे आधारित हो या किसी और कहानी पे आधारित हो, वो कहानी चल रही है और उसके माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे राजा निर्बंसिया कहानी एक है, इसमें राजा और रानी के लोक कथा के माध्यम से जगपति और चंदा जो इसके नायक हैं, नायिका हैं, उनकी वर्तमान कहानी चलती है। इसके साथ साथ नई शैलियों का विकास हुआ, जैसे पत्र शैली, डायरी शैली, इन सारी शैलियों का विकास हुआ। फिर आते हैं प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और लयात्मकता। नई कहानी में प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाने लगी, बिंबों का प्रयोग ज्यादा होने लगा, कहानी में एक लय देखने को मिलता है। और कथानक के स्तर पे बात करें तो कथानक की एक जो संरचना हमें देखने को मिलती है प्रेमचंद के युग में, वहां से टूटकर एक संरचना में परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन यही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। भाषा की बात करें तो जैनेन्द्र और अज्ञेय की जो भाषा थी, जो हमने इसके पिछले क्लास में पढ़ी थी उत्तर प्रेमचंद के युग में, उस समय जो जैनेन्द्र और अज्ञेय की भाषा थी, ठीक वही भाषा, लगभग उसी भाषा से प्रेरित या निर्मित भाषा हमें नई कहानी में देखने को मिलती है। अब हमने अच्छाई देख ली, नई कहानी की परिस्थितियां देख ली, तो नई कहानी की सीमाएं भी होनी चाहिए, कहीं ना कोई लिमिटेशन भी होता है। अच्छाई है तो बुराई भी है। लिमिटेशन है कि देखिए नई कहानी में इन लोगों ने समस्याओं को उठाया मगर उन समस्याओं का समाधान देने की कोशिश नहीं की गई। समस्याओं का समाधान, जैसे इन्होंने बता दिया कि शहरी जीवन में ये चीजें हैं, अकेलापन है, अधूरापन है, नायक नायिका को मतलब किसी के बीच में ऐसे संबंधों का बिखराव है, टूटना है। इन संबंधों को आप सुधारेंगे कैसे, इस अकेलेपन अधूरेपन को दूर कैसे करेंगे, नई कहानी के लेखक ये नहीं बताते हैं, सिर्फ समस्या के सामने आपको छोड़ देते हैं। ये एक सीमा है। दूसरी है यौन नैतिकता पर इन्होंने प्रश्न उठाए। यौन नैतिकता पर इन्होंने प्रश्न उठाए, जैसे मान लो कि एक पति पत्नी है तो उनके बीच में ही संबंध है, सेक्सुअल रिलेशन है, किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, ये है पहले से चली आ रही। इस धारणा से अलग हट के इन्होंने कहा कि नहीं, यौन नैतिकता जरूरी नहीं है ऐसा हो, उसका अपना अधिकार है, हो सकता है कि वो विवाहेतर संबंध बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तलाक ले लो, इन सारी चीजों का स्कोप है। तो ये चीज इसमें दिखाई गई, अच्छी बात है, ये दिखाइए, अच्छा किया आपने, जबरदस्ती की कोई चीज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती कहानियों में बीच बीच में यौन प्रसंगों को ठूस देना, जबरदस्ती की चीजें कर देना उसमें कहानी में, मतलब बिना मतलब के ठूस देना, जैसे लगे पढ़ के ऐसा लगे कि ये नहीं भी रहता तब भी काम चल जाता, तो इस तरह की चीजें भी नई कहानी में देखने को मिली। तीसरी बात, प्रारंभ में ये लोग कल्पना के खिलाफ थे कि कल्पना से कहानियां नहीं लिखनी है, ऐसा नहीं करना है, रोमानियत की कहानियां नहीं लिखनी है, भोगा हुआ यथार्थ लिखना है। लेकिन आगे चलकर ये लोग भी उसी ढर्रे पे चलने लगे और नीली झील नाम की एक कहानी है। इस कहानी में दिखाया कि नायक ने नायिका के लिए एक झील खरीद लिया। अब आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि चांद तारे तोड़ लाना और ये सारी चीजें कर देना, तो ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं। इसके खिलाफ नई कहानी का शुरुआत हुआ। नई कहानी में ये चीजें नहीं थी, लेकिन नई कहानी जब आगे बढ़ती है तो बाद में आके देखने को मिलता है कि नई झील नाम की एक कहानी है, नीली झील, और इस कहानी में वो एक झील खरीद देता है, कल को कोई नदी खरीद देगा, कल को कोई समंदर खरीद देगा, कोई पर्वत पठार खरीद देगा। तो इस तरह की चीजें नई कहानी की एक सीमा बनती है। फिर इनकी बात शुरू हुई थी कि भोगा हुआ यथार्थ लिखेंगे, देखा हुआ यथार्थ लिखेंगे, लेकिन ये भोगे हुए यथार्थ से सोचे हुए यथार्थ की यात्रा पर निकल पड़े। अब इन लेखक को दिमाग में सोचना है कि हाँ, फला के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ होगा,
ये कष्ट हुआ होगा, ये कहानी में लिख देते हैं। ये चीजें जो भोगा हुआ यथार्थ से शुरू हुई थी मंजिल की तलाश, वो आके खत्म होती है सोचा हुआ यथार्थ पे। इस चीज को हम कहते हैं कि ये नई कहानी की एक सीमा है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में यह है कि नई कहानी में क्या है, तो कथानक को संरचना के स्तर पर परिवर्तन हुआ, ये हमने देख लिया। सामाजिक यथार्थवाद, इसके बारे में भी हमने देखा कि सामाजिक यथार्थवाद में क्या है, शहरों के मध्यम वर्ग की समस्याओं को इन्होंने दिखाया है। सामाजिक निष्क्रियता के बारे में और अत्यधिक प्रयोगशीलता, इनका मूल्यांकन में देखिए पॉजिटिव पॉइंट तो ये है, सामाजिक यथार्थवाद से शहरों के मध्यम वर्ग की समस्या को दिखाना। जो प्रेमचंद सामाजिक यथार्थवाद दिखाते थे उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर शहरों के मध्यम वर्ग की मनोस्थिति के बारे में बताया गया, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम बताया गया उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया, एक ये निगेटिव पॉइंट भी है। तो इस हिसाब से ये आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ अच्छा भी है, कुछ बुरा है, लेकिन अंत में हम कहें तो हिंदी के कहानी के इतिहास में सबसे सशक्त रूप में कोई चीज है तो वो नई कहानी है। और नई कहानी के दो प्रमुख रचनाकार कृष्णा सोबती और मोहन राकेश के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।